Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. शर्मा. I am an assistant professor of English. देखिए, कई स्टूडेंट्स मेरे से कई सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ. ये पूछना चाह रहे थे कि सर हम सेक्शन वाइज इस कोर्स को ज्वाइन करें या पूरे कोर्स को. तो ये आप पे डिपेंड करता है. यदि आपने पहले एग्ज़ाम दी है और आपके 1-2 नंबर से रह गए हैं और आपका सारा कोर्स आता है आपको और किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप वो सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं. यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम बिगिनर हैं और या फिर हमारे को और तैयारी की ज़रूरत है तो पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. 3 महीने के पीरियड में आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा. सेकेंड, एक क्वेश्चन जो है बार बार में राइज हो रहा है वैलिडिटी का. तो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी अभी 15 नवंबर की गई है. इसका मतलब ये है आपकी एग्ज़ाम जब होगी जब तक वैलिडिटी है. यदि आपकी अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाती है तो अक्टूबर नवंबर तक वैलिडिटी है. और आपकी एग्ज़ाम एक्सटेंड होती है और वो चाहे 1 साल बाद हो, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपकी वैलिडिटी है. आपकी एग्ज़ाम तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो. और एग्ज़ाम आगे भी जाती हैं तो इसमें जो भी क्लासेस आती रहेंगी, जिस भी तरीके की आती रहेंगी, वो सब आपको बेनिफिट अभी आप जो कोर्स ज्वाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा. फाइन. तो ये आपकी क्वेरीज होगी और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं. हमारी जो टेक्निकल टीम आपको क्विक रिस्पांस के साथ आपकी जो भी क्वेरीज है उसका आपको आंसर देगी. और हम अब ज़्यादा इन बातों को नहीं करेंगे क्योंकि हम सीधे अपने टॉपिक्स पर और कोर्स पर आएंगे, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं. उसके बाद में अब और चीज़ों में कभी और आगे क्लासेस में इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 3 महीने में इस तरीके का कोर्स देना, इस तरीके का कंटेंट देना, बच्चों को इस तरीके से उस कोर्स को लर्न करा देना कि वो मेरिट में इतने ऊपर आ जाएं कि इंटरव्यू की उनको टेंशन ही नहीं रहे कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे. फाइन. अगेन आपको कोई प्रॉब्लम आए इसके बाद भी तो आप मैसेज करें. फिर भी कोई दिक्कत तो आपके मैसेज से सोल्यूशन नहीं हो रहा हो तो मैं टेक्निकल टीम से आप कह देना. आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बात कर लूँगा. फाइन. देखिए, हमारी जो क्लासेस जो थी अभी अफ्रीकन लिटरेचर की चल रही है और मंडे तक हमारी अफ्रीकन लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद संडे को आपका अफ्रीकन लिटरेचर का कंप्लीट टेस्ट होगा और बहुत ही शानदार ऑथेंटिक टेस्ट अच्छा वाला. और जितने भी आपके टेस्ट होंगे उन सब का सलूशन कराया जाएगा और बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमारा नेक्स्ट राइटर जो हम डील करने वाले हैं वो चिनुआ एचेबी है. तो पहले कुछ बातें बताता हूँ चिनुआ एचेबी के बारे में कि शुरुआत में आपको क्या क्या ध्यान रखना है एक आउटलाइन के रूप में चिनुआ एचेबी के बारे में. देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें जो अफ्रीकन लिटरेचर में जो क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है वो ये पूछा जाता है कि भाई अफ्रीकन राइटर्स हैं, जो बहुत सारे अफ्रीकन राइटर्स को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है. तो ये पूछा जाता है कि भाई किस राइटर को जो है अफ्रीकन राइटर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है या फिर किसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है. तो देखो, चिनुआ एचेबी बहुत ज़्यादा फेमस और कहें तो अफ्रीकन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फेमस जो है राइटर है. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला. इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो चॉइस में चिनुआ एचेबी जरूर दिया जाता है. देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ. आप पहले तो इसको देखिए. आपको पूछा जाता है चिनुआ एचेबी के बारे में. देखिए, सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये नाइजीरियन है. इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कैसा राइटर है ये? नाइजीरियन. इसका मतलब इसकी नेशनलिटी क्या है? नाइजीरिया. तो ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर राइटर ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का निम्न में से कौन सा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो आपको ध्यान रखना है वो है चिनुआ एचेबी. जीएम कूटसी को मिला हुआ है, नजीब महफूज को मिला हुआ है, नडीन गॉडिमर हमने पढ़ाई है उसको भी मिला हुआ है, और चिनुआ एचेबी जो है उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है. फाइन. एक क्वेश्चन तो देखो, इसमें एक तो इसकी नेशनलिटी, एक किसको नोबेल प्राइज मिला है किसको नहीं मिला. और दूसरी बात देखो, जितने भी अफ्रीकन राइटर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें को नोबेल प्राइज मिलने का सीक्वेंस क्या है. देखो, आपको एक तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से अफ्रीकन राइटर को नोबेल प्राइज मिला है. नंबर 2 इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए. नंबर 3 ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज मिला है. तो देखिए, फर्स्ट तो है वॉल्सोइन का. देखिए, ये नोबेल प्राइज विनर राइटर्स है और इनका सीक्वेंस है अफ्रीकन. नंबर 1 वॉल्सोइन का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन है, ये फर्स्ट है. फर्स्ट कौन है? वॉल्सोइन का. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट अफ्रीकन राइटर जिसको नोबेल प्राइज मिला तो वॉल्सोइन का. सेकंड नजीब महफूज. थर्ड वन इज नडीन गॉडिमर. फोर्थ वन इज जेएम कूटसी एंड फिफ्थ वन इज डोरिस लेसिंग. फाइन. आपको ये ध्यान रखना है पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है. कई बार नेट में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है सीक्वेंस का. फर्स्ट का भी पूछा गया है, किसको मिला है ये पूछा गया है, किसको नहीं मिला है ये पूछा गया है.
अब देखिए मैं आपको एक निमोनिक डिवाइस बताता हूँ याद करने का तरीका, उसके बाद आपको ये नोबेल प्राइज अफ्रीकन राइटर की झंझट ही खत्म हो जाएगी, सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब एक साथ सही हो जाएंगे। तो निमोनिक डिवाइस क्या है, देखिए आप एक चीज़ तो जानती हो, जब जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करता है तो छुट्टियों के लिए वो CL लेता है, CL मतलब कैजुअल लीव, ठीक है। तो आपको ट्रिक, और CL किससे लेते हो आप, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेड जो उससे CL लेते हो। तो देखो ट्रिक याद करने की, SMGCL। तो देखो जब आप CL लेते हो तो आप कहते हो श्रीमान जी CL दे दीजिए। क्या कहते हो आप, श्रीमान जी CL दे दीजिए। तो देखो S से हो गया सोइनका, वॉल सोइनका, M से हो गया महफूज, G से हो गया गॉडिमर, C से हो गया कूटसी और L से हो गया लेसिंग। अब इसको आप याद रखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है साउथ अफ्रीकन राइटर्स में गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही S आया तो आपको पता लग गया सबसे पहले वाला है, आपको पता लग गया सबसे लास्ट वाला है। आपको ये पूछे सीक्वेंस कौन सा है, मान लो उल्टा सीधा कर दे तो सीक्वेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है, श्रीमान जी आप CL लेने जाते हो तो कहते हैं ना श्रीमान जी CL दे दीजिए, श्रीमान जी छुट्टी दे दीजिए। तो श्रीमान जी S क्या हो गया, सोइन का, M क्या हो गया, महफूज हो गया, G कौन हो गया, गॉडिमर हो गया, उसके बाद C कौन हो गया, कूटसी हो गया और L कौन हो गया, लेसिंग हो गया। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, फाइन। अब एक बार HAB के जो वर्क्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी मैं आउटलाइन बताता हूं। सबसे पहले आपको वही दिमाग में याद रखना है, वो क्रैम करना है, फिर उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और अंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थीम है, क्या स्टोरी है, उन वर्क्स के बारे में क्या स्पेशलिटी है। देखिए ये आपको चार्ट याद रखना है और इस पर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइन। देखो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से इस पर लिखा हुआ है, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट जल्दी अपना कोर्स पूरा कर सकें और याद करने पर फोकस करें। देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट इसका नॉवल है, इसके नॉवेल्स के नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ पीपल, एंटिल्स ऑफ सवाना। देखिए एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इसका जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसका पब्लिकेशन ध्यान रखना आप 1958, क्योंकि ये अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में लगा हुआ है, इसलिए इसका पब्लिकेशन भी ध्यान रखना है 1958। और वो नोट्स में करेक्शन कर लेना, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं सबकी PDF दी हैं, उसमें ये 1958 की जगह 1950 हो गया तो उसको करेक्शन कर लेना, फाइन। तो देखो ध्यान रखना इसका जो टाइटल है, ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल लिया गया है WB येट्स की पोइम है सेकंड कमिंग। ये सेकंड कमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, जब हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे जब इस पोइम के बारे में डिस्कस करेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये जो टाइटल है द थिंग्स फॉल अपार्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम येट्स पोइम सेकंड कमिंग से। देन सेकंड वन इज नो लॉन्गर एट ईज, दिस टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम T.S. एलियट्स द जर्नी ऑफ द मैजाई, फाइन। और ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आ भी चुका है। तो नो लॉन्गर एट ईज कहाँ से लिया गया है टाइटल, T.S. एलियट की द जर्नी ऑफ द मैजाई। ध्यान रखना ये टाइटल कहाँ से लिए गए हैं, इस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड नॉवल है उसका एरो ऑफ गॉड, और एरो ऑफ गॉड जो टाइटल है वो लिया गया है इग्बू प्रोवर्ब से। देखो इग्बू एक ट्राइब है साउथ अफ्रीकन, इग्बू जो है साउथ अफ्रीकन एक प्रजाति है और उस प्रजाति में एक प्रोवर्ब है, कहावत है, और वो कहावत है एरो ऑफ गॉड। एरो ऑफ गॉड का मतलब होता है सम पर्सन और इवेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ गॉड। इसका मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति और कभी कभी कोई घटना भी, कोई भी व्यक्ति या कोई घटना भी, कभी अधिकतर व्यक्ति और कभी कभी कोई घटना भी जो है भगवान जो है उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कोई व्यक्ति है तो आप ये मानिए कि ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भगवान की विल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो देखो टाइटल भी है एरो ऑफ गॉड, गॉड की एरो। तो एरो मीन्स दैट पर्सन और दैट इवेंट, एंड दैट पर्सन और दैट इवेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ गॉड। वो भगवान की इच्छा का रिप्रेजेंटेशन का, दिस इज एंड इग्बू प्रवर्ब। ये इग्बू एक ट्राइब है, अफ्रीकन ट्राइब, उसमें ये प्रवर्ब चलती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एरो ऑफ गॉड जो है टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इग्बू प्रवर्ब, फाइन। अगली बात, मैंने यहाँ पर ये जो कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है इजुलू। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी नॉवल का या किसी भी वर्क का जब टाइटल है और आपका कोई टाइटुलर कैरेक्टर है, टाइटुलर कैरेक्टर का मतलब जिस जो टाइटल है और उस कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है,
फाइन। जैसे आप मूवी देखी देवदास, तो देवदास को रिप्रेजेंट कौन करता है उस मूवी में? शाहरुख खान जो है देवदास को रिप्रेजेंट करता है। देवदास कौन है? फाइन, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये जो एरो ऑफ गॉड है, कौन सा व्यक्ति है जो भगवान की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है इस नॉवल में, वो कैरेक्टर है, उसका नाम है इज़ेलू। ठीक है ना? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वहां पर एक देवी है, डेटी मीन्स देवी, और उसका नाम भी ध्यान रखना है उलो, ULO। देखो ये तो इज़ुलू और ये उलो, तो ये देवी का नाम है, और ये जो डेटी है ओके, इसकी विल का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? इज़ुलू। तो ये दोनों कैरेक्टर आपको ध्यान रखने हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ये कहां से लिया गया है। फाइन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें पूछी जाती है वो ये है कि ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, नो लॉन्गर एट ईज है, और एरो ऑफ गॉड है, ये जो 3 नॉवल हैं ये अफ्रीकन ट्रिलॉजी है। ठीक है ना? अफ्रीकन ट्रिलॉजी, मतलब ट्रिलॉजी का मतलब होता है सीरीज ऑफ 3 वर्क्स, है ना? कोई भी 3 वर्क्स है उनकी सीरीज होती है, उसे ट्रिलॉजी बोलते हैं। तो ये जो है दीज 3 नॉवेल्स आर द पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रिलॉजी। ओके, तो ये क्या है? अफ्रीकन ट्रिलॉजी का पार्ट है, नोट्स में है ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैन ऑफ पीपल और एंटिल्स ऑफ द सवाना, ये अफ्रीकन ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन चिनुआ एचेबी ने खुद ने, चिनुआ एचेबी, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि चिनुआ एचेबी ने खुद ने इन दोनों जो नॉवेल्स हैं उनको कहा था स्पिरिचुअल सक्सेसर टू प्रीवियस नॉवेल्स, कि ये जो है स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं किसके? ये प्रीवियस जो नॉवेल्स हैं। प्रीवियस नॉवेल्स कौन कौन से हुए? थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड। इन तीनों नॉवेल्स के ये दोनों नॉवेल्स कौन है? स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं। ये बात किसने कही थी? खुद ACHEB एचेबी ने। ठीक है, नाउ 4th नॉवल की यदि हम बात करें तो उसका नाम है मैन ऑफ पीपल। ओके, अब देखो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पर एरो ऑफ गॉड, तो इसमें एरो ऑफ गॉड किसके लिए यूज हो रहा है? तो वो आपने कहा इज़ुलू के लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से मैन ऑफ पीपल, तो यहाँ कौन है वो मैन ऑफ पीपल? लोगों का आदमी कौन है वो? तो वो है एक मिनिस्टर। ओके, और उस मिनिस्टर का नाम है नंगा, NANGA, नंगा। तो वो नंगा कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? आपसे पूछ लिया हु इज द मैन ऑफ पीपल इन द नॉवल मैन ऑफ पीपल, द कैरेक्टर एंड द आंसर इज कैरेक्टर नंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, एंटिल्स ऑफ सवाना। देखो सवाना तो आप सब जानते हो, अफ्रीका, जो अफ्रीका है उसमें जो घास के मैदान होते हैं उनको सवाना के जंगल या सवाना के मैदान कहते हैं, घास के जंगल होते हैं। ठीक है, देखो एंट हिल्स क्या होता है, आपने देखा होगा चींटियाँ जो होती हैं वो चींटियाँ क्या करती हैं, किसी मैदान में क्या करती हैं, ऐसे मतलब वो छेद कर करके एक पहाड़ सा बना देती हैं। बहुत सारे आपने देखा चींटियाँ इकट्ठा कर करके जो है एक छोटा सा मिट्टी का पहाड़ सा बना देती हैं, तो उसे बोलते हैं एंट हिल्स। तो सवाना के एंट हिल्स, तो सवाना कहाँ की जगह है? सवाना जो है अफ्रीका की जगह का नाम है। ठीक है, तो ये सवाना जो है ये इमेजिनरी इसमें एक इस नॉवल की जो सेटिंग है वो है इमेजिनरी प्लेस है जिसका नाम क्या है, कंगन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस नॉवल की सेटिंग जो है वो एक नाइजीरिया में एक जगह है जिसका नाम है जगह नहीं है सॉरी, इमेजिनेटिव प्लेस है कंगन। तो सेटिंग क्या हो गया इसका, कंगन हो गया। अब इसमें देखो, इसमें जब भी आप किसी भी नॉवल का टाइटल पढ़ो तो उस टाइटल को समझ लो, फिर आपको कहानी अपने आप दिमाग में याद रहेगी। यदि टाइटल बिना समझे उसका नॉवल का नाम रट लिया तो भूल जाओगे आप, और कैरेक्टर भी भूल जाओगे, उससे रिलेटेड थीम वगैरह कुछ भी पूछा जाएगा तो भूल जाओगे। लेकिन आपने टाइटल को समझ लिया कि इसका टाइटल ऐसा क्यों है, तो उसमें उसकी थीम आएगी, उससे संबंधित कुछ भी बात आएगी, तो आप तुरंत 4 जो चॉइसेस होंगी उसमें से आप उसका आंसर आराम से दे सकोगे। देखो अब आपको पता है कि जो एंट हिल कैसे बनाया जाएगा, बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी होकर बहुत मेहनत करके, ठीक है, और उस एंट हिल को बनाती हैं, और वो एंट हिल जो है प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू एंट्स, और वो एंट हिल्स जो है वो क्या करते हैं, उन एंट को, चींटियों को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। फाइन, यहाँ पर ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहा है, यहाँ पर एचएबी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों को इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या है, वो फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि पूरे सब लोग जो है अपने करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई आप लोगों को, जो यहाँ के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो ये उनका जो शहर है, देश है, जिसका इमेजिनरी प्लेस बताया कंगन, ये कंगन जो है उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये कंगन जो है उनके लिए एंट हिल्स का काम कर रहा है।
तो आप सबको क्या करना चाहिए, तो ये एंटिल्स किसका सिंबल है, एंटिल्स सिंबल है कॉपरेशन का, एंटिल्स सिंबल है कमिटमेंट का। एंटिल्स कब बनेगा, जब बहुत सारी चीटियाँ कमिटेड होकर हार्ड वर्क करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करेंगे। तो वो यही कह रहा है कि यदि हम सब आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके हार्ड वर्क करके कमिटमेंट के साथ यदि हम काम करेंगे तो वी वुड बी एबल टू क्रिएट एंट हिल, एंड दिस एंट हिल विल प्रोटेक्ट अस, और ये एंट हिल हमें प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर वो एंट हिल किसको बता रहा है, कंगन को। कंगन एक इमेजिनरी प्लेस है, इमेजिनरी शहर है और इमेजिनरी देश है, ठीक है, फाइन। तो इसकी सेटिंग क्या हो गई, कंगन, फाइन। तो आपको शुरुआत में जो चिनुआ एचएबी के बारे में ये बेसिक बातें सबको पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम इन वर्क्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि इससे आसपास की कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, चिनुआ एचएबी नाइजीरियन है और चिनुआ एचएबी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। साउथ अफ्रीकन जो भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। वो ऑल्सो इनका नजीब महफूज, नडीन गॉडिमर, जीएम कॉर्डजी, डॉरिस लॉसिंग। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी सीक्वेंस की कि आप क्या करते हो, SMG CL, श्रीमान जी CL दे दीजिए, और ये आपने देखा S सोइन का, M महफूज, G गॉर्डिनर, C कूटसी एंड L डॉरिस लॉसिंग। इसके अलावा मैंने आपको इन वर्क के बारे में बताया, थिंग्स फॉल अपार्ट टाइटल आपको पता है कहाँ से लिया गया, येट सेकंड कमिंग से। इसके अलावा नो लॉन्गर एट ईज जो है एलियट की द जर्नी ऑफ द मैजाई से लिया गया है। एरो ऑफ द गॉड जो है इग्बू प्रवर्ब है, वहाँ से लिया गया है। ये 3 जो वर्क हैं, नॉवल हैं, ये अफ्रीकन ट्रिलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बाद द मैन ऑफ द पीपल और एंटिल्स ऑफ द सवाना जो है, इसके बारे में चिनुआ एचएबी ने खुद ने क्या कहा कि स्पिरिचुअल सक्सेसर टू प्रीवियस नॉवेल्स। और ये इसके मैंने आपको बताया कि टाइटल क्यों इसके दिए गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाऊँ आपके पास जो नोट्स हैं उनकी प्रिंट फॉर्म में होने चाहिए। आपको सबको नोट्स मैंने प्रोवाइड कराई दिए और वो कंप्यूटराइज नोट्स हैं, आप उनकी प्रिंट निकाल लें और जब मैं पढ़ाऊँ तो वो प्रिंट आपके सामने होनी चाहिए। जैसे ही आपको कोई एक्स्ट्रा बात नज़र आए, एक्स्ट्रा चीज़ बताए, क्योंकि पढ़ाते वक्त मैं कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा, जैसे ये जो है इस तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि भाई ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट में ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा तो वो आपके उन्हीं नोट्स में आप लिख लेना वहीं, और उनको लिखने के बाद आप उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। मुझे नोट्स में लगेगा कि ये चीज़ और है तो मैं यहाँ बताऊँगा ही, तो आप तुरंत ही उसको नोट्स में नोट डाउन कर लेना। उसके अलावा ना तो किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी इधर उधर से कोई मैटर पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई कंप्यूटराइजर से टाइप्ड और फॉरवर्डेड मैटर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे कम मैं जो नोट्स हैं उसमें और भी चीज़ ऐड कर रहा हूँ। मेरे नोट्स से मेरी 6 रैंक आ गई जीके में बहुत कम नंबर होने के बाद भी, तो और अभी तो मैं और भी चीज़ें नोट्स में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग उनको अच्छी तरह से क्या कर लें, लर्न कर लें, फाइन। तो अब हम चलते हैं इनके नोट्स के बारे में डिटेल में। तो आपके नोट्स हैं ही आपके सामने, तो आप उनको देखते जाइए, समझते जाइए और जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ।